नमस्कार फ्रेंड्स। तो जैसे आपने मंकी पॉक्स पार्ट 1 के वीडियो में देखा था कि हमने ग्लोबल सिचुएशन क्या है, इंडिया में क्या सिचुएशन है, मंकी पॉक्स नाम किस तरह से आया, वो सब बातें की थी, वो टॉपिक आपको शेयर किया था। तो अभी इस वीडियो में हम मंकी पॉक्स पार्ट 2 में मंकी पॉक्स के जो एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं और क्लिनिकल फीचर्स, उसके साइन और सिम्टम्स क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अभी अभी आषाढ़ी दूज का ये पावन अवसर गया है, तो आप सबको उसकी शुभकामनाएं। साथ ही साथ डॉक्टर्स डे भी था, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था, आषाढ़ी दूज डॉक्टर्स डे। तो उस आषाढ़ी दूज को गुजरात में तो बहुत अच्छी बारिश हो गई कई जगह, सभी जगहों पे। तो इसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। मंकी पॉक्स के एपिडेमियोलॉजिकल पैरामीटर में सबसे पहले आता है एजेंट फैक्टर। तो एजेंट फैक्टर के बारे में जिस तरह से इस फोटोग्राफ में दिखाया गया है, ये जो वायरस है मंकी पॉक्स वायरस, वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। डीएनए में डबल स्ट्रैंड होती है। आपको पता है कि वायरस दो तरह के होते हैं, आरएनए वायरस और डीएनए वायरस। ये उसमें से डबल स्टैंडर्ड है और एनवेलप्ड है, मतलब कि वायरस के आसपास उसमें एनवेलप लगा हुआ है, जिस तरह से इस फोटोग्राफ में दिखाया गया है। और ये जो इसकी जीनस है वो ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस है, वो पॉक्स वायरिडी फैमिली से बिलोंग करती है। इसकी दो डिस्टिंक्ट जेनेटिक क्लेड है। जेनेटिक क्लेड माने क्या होता है कि जो कॉमन एंसेस्टर से जो ओरिजिन होके उसके डिफरेंट फिनोटाइप और जीनोटाइप बनते हैं, उसको जेनेटिक क्लेड बोलते हैं। तो एक दो तरह की है, सेंट्रल अफ्रीकन क्लेड, उसको कॉन्गो बेसिन क्लेड भी बोलते हैं, और दूसरी है वेस्ट अफ्रीकन क्लेड। तो ये दोनों क्लेड में थोड़ा डिफरेंस इस तरह से है कि वो सेंट्रल अफ्रीकन क्लेड ये सीवियर डिसीज करती है एज कंपेयर टू वेस्ट अफ्रीकन क्लेड। उससे जो डिसीज होता है वो थोड़ा सीवियर होता है, साइन एंड सिम्टम भी सीवियर होते हैं, उसके क्लिनिकल फीचर्स में जो रेसेस होते हैं वो भी सीवियर होते हैं, और ट्रांसमिशेबल ज्यादा है। पर्सन टू पर्सन उसका ट्रांसमिशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वेस्ट अफ्रीकन क्लेड। और सीवियर होने की वजह से, ट्रांसमिशन ज्यादा होने की वजह से उसका जो केस फेटालिटी रेट है सेंट्रल अफ्रीकन क्लेड का, वो भी ज्यादा है, अप टू 11%। केस फेटालिटी रेट मतलब के 100 केसेस होते हैं कोई डिसीज के, तो उसमें से कितने परसेंटेज लोगों का डेथ होता है, कितने लोगों का डेथ होता है, तो वो इस तरह से यहाँ पे 11%। यदि हम केस फेटालिटी रेट मान के चले तो 100 में से 11 तक पर्सन का डेथ इसमें हो सकता है। और इसके मुकाबले देखिए वेस्ट अफ्रीकन क्लेड में केस फेटालिटी रेट लेस देन 1% है, तो इसमें सिवियरिटी कम है। दूसरा हम बात करते हैं होस्ट फैक्टर के बारे में। अभी तक कोई नेचुरल रिजर्वियर ऐसा एस्टेब्लिश नहीं हुआ है कि ये है जो रिजर्वियर है, ये ऑर्गेनिज्म हार्बर करता है, इस तरह से एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। बट जो जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि ये जूनोटिक डिसीज है, तो सर्टन एनिमल्स, खास करके उसमें जो रोडेंट होते हैं, सर्टन रोडेंट्स लाइक डिफरेंट टाइप के स्क्विरल्स, रॉक स्क्विरल, ट्री स्क्विरल, जिस तरह से फोटोग्राफ में देख सकते हैं, स्क्विरल तो हमारे यहाँ भी देखने को मिलते हैं, उस तरह से ये अफ्रीकन स्क्विरल भी दे आर ससेप्टेबल बिकॉज वहां पे एंडेमिक है। और डिफरेंट टाइप के जो रेट्स है, ये जो देखिए गैम्बेन पाउच रेट, डोरमाइस और इस तरह के नॉन ह्यूमन जो प्राइमेट्स है, ये सब नेचुरली ससेप्टेबल है, उसमें से ह्यूमन को इन्फेक्शन जूनोटिक डिसीज की तरह लग सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड, इसका मतलब आपको पता ही है कि इंटरवल फ्रॉम इन्फेक्शन टू ऑनसेट ऑफ सिम्टम। जो फर्स्ट सिम्टम होता है, इन्फेक्शन लगा और फर्स्ट साइन एंड सिम्टम अपीयर हुआ, तब तक का जो पीरियड है उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। ये इसमें इसकी रेंज, ब्रॉड रेंज है 5 to 21 डेज, मतलब एज लॉन्ग एज 21 डेज कैन बी द इंक्यूबेशन पीरियड। किसी को वायरस का इन्फेक्शन लगा तो उसको एसोर्टेड 5 दिन में भी सिम्टम आ सकते हैं, पहले जो साइन एंड सिम्टम आते हैं वो, और 21 दिन तक भी लग सकता है, ऐसा स्टडीज में पाया गया है। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी मतलब कम्युनिकेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कब तक वो स्प्रेड हो सकता है, दैट इज 1 to 2 days बिफोर द रेस। रेस होने से पहले पर्सन स्प्रेड करता है। अब पता तो कब चलेगा ये जो इन्फेक्शन है मंकी पॉक्स है, रेस होगा तो उसकी डायग्नोसिस होगी, तो उसके बाद पता चलेगा, पर उससे पहले 1 या 2 दिन पहले से पर्सन दूसरे को कम्युनिकेशन, ये मतलब इन्फेक्शन स्प्रेड कर चुका होता है ऑलरेडी। और 1 to 2 days बिफोर द रेस until all the scabs scallop और get subsided, जो भी उसके स्केप बनते हैं रेस के बाद का जो लास्ट पीरियड होता है, स्केप बन के वो फॉलोअप हो जाते हैं, सबसाइड हो जाते हैं, तब तक पर्सन कैन कम्युनिकेट दिस डिसीज टू अदर पर्सन्स।
एनवायरमेंटल फैक्टर्स और मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखते हैं उसमें खास तरह के। एनवायरमेंटल तो ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन पहला है डायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब किसी से हाथ मिलाने से, जो इन्फेक्शियस रेस है रेस के कांटेक्ट में आने से, उसके स्केप के कांटेक्ट में आने से, या फिर बॉडी फ्लूइड जैसे कि ब्लड, किसी को इन्फेक्शन है और उसके ब्लड में ये वायरस होते हैं और वो ब्लड डोनेट करता है, वो किसी को डोनर मतलब कि वो ब्लड रेसिपिएंट को मिलता है तो वो इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है। उसी तरह से कोई भी बॉडी फ्लूइड में भी ये वायरस पाया गया है तो बॉडी फ्लूइड के डायरेक्ट कांटेक्ट से भी दूसरे पर्सन में कम्युनिकेट ये हो सकता है। दूसरे मोड ऑफ रेस्पिरेशन है रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस, फेस टू फेस कांटेक्ट और ड्यूरिंग इंटीमेट फिजिकल कांटेक्ट। ये एक सबसे ज्यादा पाया गया है कि इंटीमेट फिजिकल कांटेक्ट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन, स्पेसिफिकली इन द सेक्स वर्कर्स और एमएसएम पॉपुलेशन। जिस तरह से एचआईवी में भी होता है उस तरह से इसमें भी हाई रिस्क बिहेवियर पर्संस अकॉर्डिंग टू द सेक्सुअल बिहेवियर, उसमें ये ज्यादा पाया गया है कि ये मंकी पॉक्स का इंसिडेंस भी ज्यादा मिला है। किसिंग, कडलिंग, दिस आर आल्सो अनदर सोर्स ऑफ और मोड ऑफ ट्रांसमिशन। रेस्पिरेटरी सिक्रेशन, जिस तरह से हमने कोविड में देखा था, कोविड में भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक रेस्पिरेटरी में जो कफ की वजह से या स्नीजिंग की वजह से या सिर्फ बोलने की वजह से भी ये वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। उसी तरह से इसमें भी प्रोबेबिलिटी है। तो दूसरा होता है फोमाइट्स, टचिंग द आइटम्स। फोमाइट्स ऑलरेडी जो इन्फेक्टेड होते हैं सिक्रेशन की वजह से, उसको टच करने से ये वायरस पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है। वर्टिकल ट्रांसमिशन, मतलब कि प्रेग्नेंट वुमन कैन ट्रांसमिट आल्सो वायरस टू हर फीटस थ्रू प्लेसेंटा। कई सारे वायरस में इस तरह से वर्टिकल ट्रांसमिशन भी होता है, फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस बी, एचआईवी, तो यहाँ भी एक वर्टिकल ट्रांसमिशन की भी प्रोबेबिलिटी एक मंकी पॉक्स वायरस में भी है। अनदर मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन्फेक्टेड एनिमल, जिस तरह से मैं देखा कि जूनोटिक डिसीज है तो यदि एनिमल स्क्रैच करे या बाइट करे, जिस तरह से डॉग बाइट की वजह से जो रेबीज होता है, उसी तरह से इसमें भी स्क्रैचिंग और बाइटिंग ऑफ द एनिमल तो द ह्यूमन कैन आल्सो ट्रांसमिट इन्फेक्शन। और ईटिंग द मीट विच इज इन्फेक्टेड विथ मंकी पॉक्स वायरस, जिस तरह से एक प्रोबेबिलिटी कोविड में भी थी कि कोविड का ओरिजिन इस तरह से माना जाता है कि मीट जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कोविड में पहले था, तो इसमें भी इस तरह से ईटिंग द मीट और यूजिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड एनिमल कैन आल्सो ट्रांसमिट द डिसीज। ये जो एपिडेमियोलॉजिकल लिंक थी, हमने एजेंट और होस्ट के बारे में देखा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में देखा। अब केस डेफिनेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले सस्पेक्टेड केस। सस्पेक्टेड केस किसको बोलेंगे? तो एनी पर्सन हैविंग द हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल टू अफेक्टेड कंट्री विद इन 21 डेज। क्यों 21 डेज? क्योंकि हमने देखा कि इंक्यूबेशन पीरियड जो लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट उसकी रेंज वो 21 डेज है। तो पिछले 21 दिनों में यदि किसी ने जो अफेक्टेड कंट्री में ट्रैवल किया है, जिस तरह से अफ्रीकन कंट्री, सेंट्रल अफ्रीकन रीजन, कोंगो, तो वहां की ट्रैवल हिस्ट्री हो, और एंड प्रेजेंटिंग विद द अनएक्सप्लेन्ड एक्यूट रेस। अनएक्सप्लेन्ड एक्यूट रेस मतलब कि रेस का कोई कारण पता नहीं चले, और जैसे कि एक्यूट रेस होते हैं, एलर्जिक रेस होते हैं, और उस तरह से रेस के यदि कोई ठोस कारण पता ना चले, अनएक्सप्लेन्ड है, and any of the following sign and symptom, जिस तरह से swollen lymph node, fever, headache, body ache and profound weakness, ये सब constitutional symptoms है जो हम देखेंगे आगे clinical features में, prodromal symptoms. So travel history, unexplained acute race and this constitutional symptoms, it comprises of the suspected case. Probable case किसको बोलते हैं? Person meeting with the case definition of the suspected case, जिस तरह से हमने आगे देखा, प्लस क्लिनिकली कोई एपिडेमियोलॉजिकल लिंक हो। एपिडेमियोलॉजिकल लिंक कैसे? जिस तरह से हमने देखा कि फेस टू फेस एक्सपोजर ऑफ पर्सन के, हिस्ट्री ऑफ फेस टू फेस एक्सपोजर विद द मंकीपॉक्स पेशेंट, हेल्थ केयर वर्कर हु आर वर्किंग विदाउट एप्रोप्रिएट पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, direct physical contact with the skin or skin lesions of the patient who is having monkeypox virus, sexual contact with the monkeypox patient, or contact with the contaminated material, fomites, clothing, bedding, utensils. तो इस तरह की हिस्ट्री यदि पेशेंट दे, और सस्पेक्टेड केस की डेफिनेशन, ट्रैवल हिस्ट्री, एक्यूट अनएक्सप्लेन्ड रेस एंड दिस प्रोड्रोमल सिम्टम्स, तो ये पूरा प्रोबेबल केस बन सकता है। सस्पेक्टेड के आगे का स्टेज प्रोबेबल केस, उसको कंफर्म कैसे करेंगे? तो कंफर्म
कंफर्म केस आपको पता है, कोई भी बैक्टीरियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल इन्फेक्शन हो तो उसको कंफर्म करने के लिए लेबोरेटरी टेस्ट, दैट इज एसेंशियल थिंग. सो केस व्हिच इज लेबोरेटरी confirmed for monkeypox virus by detection of the polymerase chain reaction or DNA sequencing. So इसको confirm case बोलेंगे. अब आगे देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स. ये यूजुअली सेल्फ लिमिटेड डिसीज है. बहुत सारे वायरल डिसीज सेल्फ लिमिटेड होते हैं जो अपने आप ही उसमें अच्छा हो जाता है. सिम्टम्स लास्टिंग फॉर 2 to 4 वीक्स. हमने पहले वीडियो में भी देखा था कि जो आउटब्रेक हुआ था मंकीज में, कोपेनहेगन डेनमार्क में ये आउटब्रेक हुआ था, उसके भी सिम्टम्स 2 वीक्स तक चले थे. तो इसमें भी ये सिम्टम्स 2 to 4 वीक्स चलते हैं. सीवियर केसेस अकर मोर कॉमनली अमंग द चिल्ड्रन में सीवियर केसेस ज्यादा पाए गए हैं. केस फैटालिटी रेशियो हमने देखा हिस्टोरिकली, ये जस्ट एपिडेमिक की बात नहीं है, हिस्टोरिकली जब से ये ओरिजिन हुआ तब से केस फैटालिटी रेशियो इट इज रेंजिंग बिटवीन 0 to 11% इन जनरल पॉपुलेशन, बट इट इज हायर इन यंग चिल्ड्रन. एंड अभी जो एपिडेमिक है उसमें केस फैटालिटी रेशियो 3 से 6% तक पाया गया है. तो जो हिस्टोरिकली जो हाईएस्ट रेंज है उस तक ये केस फैटालिटी रेशियो अभी के एपिडेमिक में नहीं देखने को मिला है. दूसरे कॉमन सिम्टम्स क्या होता है, तो कॉमन सिम्टम्स में पहला जो स्टेज होता है वो प्रोड्रोमल फेज होता है, वो 5 दिन तक चलता है. तो प्रोड्रोमल फेज में फीवर, लिम्फेडिनोपैथी. टिपिकली दिस लिम्फेडिनोपैथी अकर्स विद द फीवर ऑनसेट. फीवर आया और लिम्फ नोड एनलार्जमेंट हुआ तो उसके साथ ही साथ लिम्फ नोड एनलार्जमेंट देखने को मिल सकता है. कौन से एरिया में ये लिम्फेडिनोपैथी ज्यादा मिलती है, तो देखिए पेरीओलिकुलर एरिया, ओरिकुलर मतलब के अराउंड द ईयर, एक्सिलरी एरिया, सर्वाइकल एरिया और इंग्वाइनल रीजन. ये जो एरियाज है उसमें लिम्फेडिनोपैथी ज्यादा देखने को मिल सकती है. ये लिम्फेडिनोपैथी यूनिलेटरल या फिर बायलेटरल भी हो सकती है. हेडेक, अदर सिम्टम्स इंक्लूड हेडेक, मसल पेन, एक्सोशन, चिल्स, स्वेट एंड सोर थ्रोट एंड कफ. रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट हो तो सोर थ्रोट एंड कफ भी इसमें प्रोड्रोमल फेज में देखने को मिल सकता है. स्किन इन्वॉल्वमेंट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, रेस. ये रेस किस तरह से होते हैं ये हम आगे देखते हैं. रेस यूजुअली बिगिंस विद इन 1 to 3 days ऑफ फीवर ऑनसेट. फीवर चालू हुआ उसके बाद मैक्सिमम 3 दिन में रेस चालू होते हैं, रेस बिगिन होते हैं. एंड लास्टिंग फॉर 2 to 4 वीक्स. हमने देखा कि सिम्टम्स 2 to 4 वीक्स तक चल सकते हैं. रेस के कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं. ये रेस डीप सीटेड, वेल सर्कमस्क्राइब्ड और फन डेवलप अम्बिलिकेशन, मतलब जो अम्बिलिकस होती है जिस तरह से हमारे बॉडी में उस तरह से रेस में भी बीच में अम्बिलिकेशन, एक डिप्रेशन टाइप उसमें देखने को मिल सकता है. लीजन्स आर ऑफन डिस्क्राइब एज द पेनफुल ये रेस होते हैं और दे बिकम इची आल्सो इन ट्रस्टिंग फेज. स्टेजेस ऑफ रेस तो स्लो इवोल्यूशन होता है, ये 2 to 4 वीक तक चलते हैं. तो एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक इवोल्यूशन जो होता है वो स्लो प्रोसेस है. सबसे पहले जो लीजन बिगिन होते हैं वो टंग और माउथ के अराउंड होते हैं, उसको बोलते हैं एनेंथम. उसके बाद मैक्यूल्स जो कि फ्लैट लीजन होते हैं. मैक्यूल स्टार्टिंग फ्रॉम द फेस एंड इट कैन स्प्रेड टू आर्म्स, लेग्स, पाम्स एंड सोल आल्सो. जिस तरह से इसमें हम देख सकते हैं पिक्चर में, ये जो आर्म है उसमें रेस पाए गए हैं, ये आगे के स्टेज के हैं. तो इसको सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं. और विद इन 24 आवर स्टार्टिंग जो रेस स्टार्ट हुए हैं फेस से उससे 24 आवर में सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है. रेस आल्सो गोस थ्रू द स्टेजेस, वेरियस स्टेजेस. मैक्यूलर, सबसे पहले मैक्यूलर रीजन, फ्लैट लीजन होते हैं. उसके बाद पेप्युलर जो रेस लीजन होते हैं. वेसिकुलर मतलब के फ्लूइड फिल्ड लीजन, वेसिकुलर और पोस्चुलर लीजन्स जो लास्ट का स्टेज है. क्लासिकली जो रेस को बोलते हैं वेसिको पोस्चुरल लीजन. तो इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं कि पोस्चुरल लीजन जो अंतिम स्टेज में देखने को मिलता है. कौन से एरिया रेस से ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट 98% केसेस में फेस में इन्वॉल्वमेंट, फॉलोड बाय पाम्स एंड सोल्स. फेस, पाम एंड सोल, दिस आर द मोस्ट कॉमन एरिया वेयर रेस आर फाउंड. उसके बाद ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन 70% केसेस में, जेनिटलिया 28% में और लीस्ट 20 कंजक्टिवा. सो कंजक्टिवा में भी रेस देखने को मिले 20% केसेस में. सो ये भी एक इम्पोर्टेंट फीचर है. So most common are face, palm and sole. So generally skin rays are more apparent on the limb and face than the trunk. तो limb और face में जो रेसेस होते हैं सो ज्यादा देखने को मिलते हैं. ट्रंक में क्या होता है कि कई बार कपड़े की वजह से ये पता भी नहीं चलता, बैक में होता है तो पता भी नहीं चलता, दूसरे लोग डायग्नोस कर सकते हैं. So notably the genitalia can be also involved and it is a diagnostic dilemma in STD population. देखिए STD sexually transmitted disease में भी genitalia में रेस इन्वॉल्व होते हैं.
यदि ऐसा हुआ इस केस में कि जेनेटलिया में ही सिर्फ रेस देखने को मिले, किसी और जगह रेस देखने को नहीं मिले, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हो या फिर मंकी पॉक्स हो, ये डिफरेंशियल डायग्नोस करना पड़ता है। तो ये लेबोरेटरी कंफर्मेशन इसमें चाहिए। दिस लीजन्स विल हील विथ देयर आर पॉसिबिलिटीज। लीजन हील होता है तो हीलिंग के बाद का क्या देखने को मिलता है, ये जो लिखा है यहाँ पे स्लाइड में वो सब कुछ नहीं देखने को मिल सकता। कोई जगह हाइपर पिगमेंटेड एट्रोपिक स्कार्स होते हैं या फिर हाइपोपिगमेंटेड एट्रोपिक स्कार, या हेड एरिया में हो या फिर ऐसे एरिया में जहाँ पे हेयर्स हो तो पेची एलोपेशिया हेयर फॉल होता है, हाइपोट्रोपिक स्किन स्कारिंग, और जॉइंट पे हो तो कॉन्ट्रैक्चर, मसल में हो तो उस तरह से मसल्स में भी कॉन्ट्रैक्चर और डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। स्पेसिफिकली फेशियल मसल्स का कॉन्ट्रैक्चर देखने को मिला है। There is also notable predilection of our palm and sole contracture, which is characteristic of the monkeypox. palm और sole में जो होता है contracture healing होता है, उसके बाद का जो lesion देखने को मिलता है वो similar to monkey hand, तो monkeypox इसलिए भी बोलते हैं। Skin manifestation also depends upon the vaccination status, age, nutrition status and associated HIV status. किस तरह से, जैसे किसी ने वैक्सीन लिया हो तो सेंट्रल अफ्रीकन एरिया में इस तरह से ये वैक्सीन रूटीन में, मतलब जो हेल्थ केयर वर्कर है उनको दिया जाता है। यदि वैक्सीनेशन हो तो कोई भी डिसीज में, जिस तरह से हम कोविड में भी देखते हैं, वैक्सीनेशन के बाद सिवियरिटी कम हो जाती है। न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा हो तो उसकी भी सिवियरिटी मैनिफेस्टेशन कम होते हैं। तो इसमें भी वैक्सीनेशन स्टेटस एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ये स्किन मैनिफेस्टेशन कम करते हैं। रेसिस मतलब जो सिवियरिटी कम होती है, ड्यूरेशन भी शॉर्ट हो सकता है। यदि एसोसिएटेड एचआईवी स्टेटस हो तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस होने की वजह से सिवियरिटी ज्यादा हो सकती है। टोटल लीजन्स इसमें बर्डन मोर देन 500 लीजन्स इन इफेक्ट भी देखने को मिले हैं। तो ये बर्डन, लीजन्स का बर्डन ज्यादा हो सकता है किस पर्सन में, जिसमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस हो, पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस हो, वैक्सीनेशन स्टेटस भी मतलब के वैक्सीनेटेड नहीं हो तो लीजन्स ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमने बात की अभी एपिडेमियोलॉजिकल लिंक और क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। अगले वीडियो में हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस और प्रिवेंशन एंड कंट्रोल स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे। तो इस तरह से ये मंकी पॉक्स की सीरीज में यदि आपने पहला पार्ट भी नहीं देखा हो तो मैं लिंक इसके साथ ही दे रहा हूँ, आप वो उसको क्लिक करके पार्ट 1 भी देख सकते हैं, जिसमें हमने ग्लोबल सिचुएशन देखी है और मंकी पॉक्स नाम कैसा आया वो भी हमने उसमें बताया है। तो तब तक के लिए इस चैनल को हमसे जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से एजुकेशनल वीडियो हम और भी लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।